गुड इवनिंग एवरीबॉडी। उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जीएस पेपर 1 यूपीपीसीएस पर बहुत सारी बातें हुई हैं और आज हम फ्रांसीसी क्रांति पर बात करने जा रहे हैं। विश्व इतिहास की घटनाएं जो पेपर 1 में हैं वही आपको अप्रोच रखनी है। बहुत ही लिमिटेड वे में आपको इस टॉपिक्स को तैयार करना है, बिना ज़्यादा गहराई में उतरे हुए। कुछ बच्चों ने पूछा है कि पुस्तक इस टॉपिक्स के लिए हमें कौन पढ़नी चाहिए, तो थीम्स ऑफ द हिस्ट्री एनसीईआरटी की जो है उसको आप पढ़ सकते हैं। 9th 10th में भी ये किताबों में भी ये दिया हुआ है पूरा। उसके अलावा थोड़ा व्यापक समझ विकसित करने के लिए बहुत क्विक अगर आप रिवीजन कर सकते हैं तो आप पढ़ सकते हैं जैन और माथुर को, विश्व इतिहास की घटनाएं। और जो आईएएस के एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी चाहते हैं और जो बहुत क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट चाहते हैं, वो नॉर्मन लोवे की द मास्टरिंग द वर्ल्ड हिस्ट्री, इसको पढ़ सकते हैं। अब फ्रांसीसी क्रांति हो या कोई और भी क्रांति हो, आपको सबसे पहले ये देखना है कि उसके कारण क्या थे, उसकी प्रक्रिया क्या थी और उसके प्रभाव क्या थे। मेन ढांचा यही रहता है, प्रश्न इससे ही पूछे जाते हैं, बस शब्द आगे पीछे रहते हैं। निश्चित रूप से उस क्रांति से जुड़े हुए स्थान, क्योंकि 15 या 20 मिनट के वीडियो में पूरे फ्रांसीसी क्रांति को के इतिहास को समझाना बहुत कठिन है। तो आपको वो जो क्रांति थी उसके कारण, उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण व्यक्ति, महत्वपूर्ण स्थान, महत्वपूर्ण संज्ञा, ये सब समझ लेना है। फ्रांसीसी क्रांति की बात अगर करते हैं तो फ्रांसीसी क्रांति में मैं बाद में आपको बताऊंगा, या पहले ही बता देता हूं कि फ्रांसीसी क्रांति, जैसे कि ये प्रश्न भी मैंने दिया भी है कि प्रबोधन काल का सुफलायन थी फ्रांस की क्रांति, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति में फ्रांस में जो इनलाइटनमेंट मूवमेंट हुआ था, जिसमें बहुत ही उत्कृष्ट विद्वान उभरे थे और उनके जो विचार थे, अद्भुत विचार, उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति के लिए आधार तैयार किया था। आपको थोड़ा बहुत जानकारी उन सब विद्वानों की होनी चाहिए। मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, ठीक, कि जॉन लॉक का नाम सबसे ऊपर है, मोंटेस्क्यू का नाम भी इसमें शामिल है, रोशो का नाम भी शामिल है, वोल्टेयर का नाम भी शामिल है। तो जॉन लॉक, जिसने व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बहुत अधिक बल दिया था, और वोल्टेयर ने वाक स्वतंत्रता पर बहुत अधिक बल दिया था, और मोंटेस्क्यू का सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था, और रूसो का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी। तो ये चार चीज़ें, सेपरेशन ऑफ पावर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, पर्सनल फ्रीडम और पर्सनल या इंडिविजुअल फ्रीडम और फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये इन्होंने बाद में जाकर फ्रांसीसी क्रांति का नारा बना दिया था। इन्हीं से फ्रांसीसी क्रांति का नारा निकला था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, और गणतंत्रवाद बाद में ये भी जुड़ा था। तो प्रबोधनवाद को जरूर आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, जॉन लॉक को थोड़ा सा पढ़ लें। और जो तर्क संगतता थी, प्रबोधनवाद का जो मूल एक तरह से एम्फेसिस था, जो बहुत ज़्यादा ये था, जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा उन्होंने बल दिया था, वो था तर्कवाद। क्योंकि जो परंपरागत समाज था वो राजतंत्र की जो दैवीय अधिकार जिस पर राजतंत्र विश्व भर में चलते थे, उसको चुनौती देता था। और तर्कवाद कि चाहे चर्च है, चाहे या आपका राजतंत्र है, जिस पे लोगों की अगाध आस्था हुआ करती थी, तर्क दिया गया कि भाई जो है राजा भी एक इंसान है और जो सामान्य श्रमिक है वो भी इंसान है, ठीक, तो समानता क्यों नहीं हो सकती। तो जो डिवाइन राइट थ्योरी थी राजतंत्रों की, उसको प्रबोधनवाद के तर्कवाद ने एक तरह से धीरे धीरे ध्वस्त कर दिया था। ठीक, इसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर, क्योंकि राजा निरंकुश क्यों होता था, राजा ही कानून बनाता था, राजा ही कानून लागू करता था, और अगर कानून से किसी को समस्या है तो वही राजा ही उस पर न्याय देता था। ठीक, तो शक्ति का एकीकरण निरंकुशता को जन्म देता है। इसी कारण कहा गया पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। तो निरंकुशता को
समाप्त करने के लिए मोंटेस्क्यू का सेपरेशन ऑफ पावर सिद्धांत आया, जिसके बाद में 1793 में भारत में कार्नवालिस कोड के रूप में भी आप देख सकते हैं। कार्नवालिस कोड भी सेपरेशन ऑफ पावर पर ही आधारित थी, क्योंकि मैंने कहा कि आप लिंक करते जाइए हिस्ट्री को, और इंडियन हिस्ट्री को वर्ल्ड हिस्ट्री से लिंक करिए। अगर आप अंतर संबंधित ढंग से इस इतिहास को पढ़ेंगे तो उसको समझना आपके लिए आसान होगा, सहज होगा। क्योंकि बहुत सारी घटनाक्रम अगर आप देखिएगा तो भारत में भी बहुत सारी उथल पुथल उस समय चल रही थी जब फ्रांस में क्रांति हुई थी। ठीक, फ्रांस की क्रांति का जो आप देखिए प्रारंभ हम मानते हैं वो 1789 से मानते हैं। 1789 में जो राजा है, जो आपका राजा है, उसने लुइस 16 उसने जनरल स्टेट की बैठक बुलाई है मई 1789 में। ठीक, 3 स्टेट वहाँ पे होती थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। समाज को 3 वर्गों में बांटा गया था, सबसे ऊपर पादरी, फिर कुलीन और फिर जन सामान्य। तो जो आपका तीनों स्टेट थी उनको मिलाकर जनरल स्टेट बना दी गई थी, और राजा उसका चेयरमैन था एक तरह से, और वो बैठक होती थी राष्ट्रीय मुद्दों पर आपके विश्लेषण के लिए। तो आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए राजा के द्वारा ये मीटिंग बुलाई गई थी मई 1789 में। इसमें जो थर्ड स्टेट थी, जन सामान्य जो थे, उन्होंने व्यक्तिगत वोटिंग की मांग की थी। ठीक, बाद में ये थर्ड स्टेट ही जाकर के जून 1789 में नेशनल असेंबली का गठन करता है। बहुत ही स्टेप बाय स्टेप आप समझ लीजिए, बहुत सिंपल सी बातें हैं। 3 स्टेट्स की बैठक बुलाई गई, 3 स्टेट में थर्ड स्टेट ने पर्सनल वोटिंग की मांग की, और फिर बाद में जाकर के जून 1789 में इसने जो है नेशनल असेंबली की स्थापना कर ली। ठीक, और नेशनल असेंबली की स्थापना के साथ साथ इन्होंने टेनिस कोर्ट में, इसको टेनिस कोर्ट ओथ भी कहते हैं, टेनिस कोर्ट में एक शपथ ली थी संविधान बनाने की। और फिर जो है आपका मई चला गया, जून चला गया, जुलाई 1789 में जो बास्तील की जेल थी उस पर पेरिस के लोगों ने आक्रमण कर दिया, और बास्तील का पतन ही क्या था, एक तरह से फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ था। ये हुआ है अगस्त 1789 में। ठीक, इससे ठीक 1789 में वहाँ हुआ है, और इससे ठीक 5 साल पहले भारत में देखिए 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा जा रहा था, और बक्सर के युद्ध ने भारत में एक तरह से जो नवाबी शासन पद्धति थी, जो राजतंत्र ही था एक प्रकार से, उसको हटा करके यहाँ पर पहले द्वैत शासन की स्थापना हुई, बाद में आधुनिक शासन की स्थापना हुई। हालांकि वो उपनिवेशवादी शासन था, लेकिन जो परंपरागत शासन भारत में कई सदियों से चला आ रहा था, उसकी जगह पे ठीक 1772 में 1772 में भारत में कलेक्टर इंस्टीट्यूशन की स्थापना हुई थी, जिलाधिकारी संस्था की स्थापना हुई थी, जो 1799 से 1799 से जो फ्रांस की क्रांति का अंतिम वर्ष है, उससे लगातार अभी तक काम कर रहा है। ये थोड़ा सा इंटरलिंक था। तो आपका मई 1789 में जनरल स्टेट्स की बैठक, जो जुलाई 79 में नेशनल असेंबली का बनना, और आपका इसके बाद संघर्ष का युग चलता रहा वहाँ पे। फिर वहाँ पे आपका बास्तील की जेल को जुलाई 1789 में ध्वस्त कर दिया गया, और फिर आपका 17 अगस्त 79 में, जैसे हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए थे, तो वहाँ भी अगस्त 1789 में मानव अधिकारों की घोषणा, ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन एंड सिटीजन को घोषित किया गया था, जिसमें आपका स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और गणतंत्र और लोकतंत्र को मान्यता दी गई थी। तो ये ऐतिहासिक, ये सारी की सारी घटनाएं 1789 में हुई थी। उसके बाद वहाँ पे राजशाही का अंत और गणतंत्र की स्थापना हो गई 1792-93 में। राजा को और उसकी पत्नी को फांसी दे दी गई। बहुत सारे उनके खर्चे हुआ करते थे, जिसके लिए गरीबों से बहुत टैक्स लिया जाता था, इसलिए उनको जो है फांसी दे दी गई, और फ्रांस में एक तरह से जनतंत्र की स्थापना हो गई। उसके बाद वहाँ पे
आपका आतंक का शासन, ठीक, आता है, रिजीम ऑफ टेरर आती है, जो आपका मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के अधीन थी, ठीक है। अब इसमें यह है कि आप जब गहराई में जाएंगे तो आप पढ़ सकते हैं कि जिन्होंने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे नारे दिए, उन्होंने बाद में जो आतंक का शासन था उसमें 17,000 लोगों को केवल इसलिए मार दिया गया कि वो क्रांति का विरोध कर रहे थे, ठीक। इसलिए ये फ्रांस की क्रांति में ये जो वर्ष था, ये जो आतंक का शासन था, इसे बहुत ही मतलब काला अध्याय माना जाता है, ठीक, कि आप असहमति को कुचल दिया गया, असहमति को इसके द्वारा कुचल दिया गया, ठीक। जबकि वो अगर कोई आपका विरोधी है तो उसे भी अपनी बात कहने का हक है। अगर हम देखें जो प्योर लिबर्टी जिसमें हम कह सकते हैं, प्योर कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी जो है, कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी जो प्योर लिबर्टी, उसमें आपके विरोधी को भी अपनी बात कहने की। तो टेरर का अंत, तो इसके बाद डायरेक्टरी शासन आ गया। डायरेक्टरी शासन थोड़ा ठीक था लेकिन वो भी बहुत करप्ट था। बहुत सारे विश्व इतिहास में ऐसे, इवन भारत में भी कई ऐसे उदाहरण हैं कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध और भ्रष्टाचार के विरुद्ध, कुशासन के विरुद्ध कई अच्छी जन आंदोलन हुए, लेकिन जो लोग जन आंदोलनों में शामिल थे बाद में जाकर वही भ्रष्टाचारी बन गए। तो ऐसे फ्रांस में भी जो क्रांति हुई थी, उसी की क्रांति से निकले हुए कुछ लोगों ने वहाँ पे डायरेक्टरी शासन शुरू किया। हालांकि वो स्थिर था लेकिन भ्रष्ट था, तो उसका भी पतन हो गया। और बाद में नेपोलियन बोनापार्ट का उदय फ्रांस की क्रांति में मील का पत्थर है, 1799, ठीक। 1799 में आपका 1799 भारतीय इतिहास की फिर एक ऐतिहासिक घटना है, श्रीरंगपट्टनम का पतन जो 1799 में हुआ, और वहाँ पे फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। पतन श्रीरंगपट्टनम का, टीपू सुल्तान का और श्रीरंगपट्टनम का जो पतन था वो अंग्रेज़ों के लिए एक बहुत बड़ा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा मतलब लैंडमार्क हिस्ट्री में माना जाता है। और उसकी याद में 1800 में बंगाल में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। तो फिर कहूँगा कि आप हिस्ट्री को इंटरलिंक करके पढ़िए तो आपको लगेगा कि हाँ, वर्ल्ड में सब जगह उस समय इस प्रकार की घटनाएं चल रही थी, ठीक। तो 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक। प्रबोधनवाद मैंने बताया है कि आपको कुछ महत्वपूर्ण, जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू, वाल्टेयर और रूसो को सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी वर्तमान लोकतंत्रों की का आधार है, और मॉन्टेस्क्यू का सेपरेशन ऑफ पावर जो है आधुनिक लोकतंत्रों का आधार है। लोकतंत्र में न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका को अलग अलग विधि निर्माण, विधि क्रियान्वयन और विधियों की व्याख्या का अधिकार दिया गया है, सेपरेशन ऑफ पावर मॉन्टेस्क्यू का। इसी तरह से जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है रूसो की, वो बहुत ही अच्छी है कि सरकार अपने आप में शासक नहीं है, बल्कि समाज और शासन करने वाले लोगों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप समाज के लिए, समाज से कर लेंगे, लेकिन उस कर के बदले में संप्रभु कार्यों का संपादन करेंगे, प्रतिरक्षा, ठीक, आपदा प्रबंधन। तो अगर आप उन कार्यों को, और जनता का पोषण, अगर आप उन कार्यों को नहीं कर पाते तो आपको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और नई सरकार को चुनने का लोगों को अधिकार होना चाहिए। तो ये प्रबोधनवाद बहुत ही अच्छा था, और इससे जुड़े हुए जितने भी विद्वान हैं सबका अलग अलग थोड़ा बहुत आप अगर पढ़ेंगे विचारों को तो ज़्यादा आपका एक अच्छी समझ विकसित होगी, इंटरव्यू तक में आपको काम आएगी। इसके बाद रहा आपका कि नेपोलियन बोनापार्ट का नेपोलियन संहिता आपको जरूर पढ़नी चाहिए। नेपोलियन संहिता में यही सारी बातें थी, आपकी स्वतंत्रता थी, समानता थी, ठीक, और आपका बंधुत्व था, फ्रेटर्निटी थी। फ्रेटर्निटी का मतलब यही था कि समाज में सब लोग जो है मिलजुल करके रहें। उसने शिक्षा में बहुत अच्छा काम किया था। उसने मेरिटोक्रेसी, जिसको हम ब्यूरोक्रेसी बाद में कहते हैं, फ्रांस में बहुत ही अच्छी वेल डेवलप्ड ब्यूरोक्रेसी बनाई थी जो योग्यता पर आधारित थी, योग्यता पर आधारित थी, मेरिटोक्रेसी पर आधारित थी। इसके अलावा आपका जो है उसका जो शिक्षा के क्षेत्र में योगदान था, उसने विश्वविद्यालय शिक्षा को बहुत ही आधुनिक बना दिया था और शिक्षा के क्षेत्र में लेकिन यही था कि भाई हर अच्छी व्यक्ति में कुछ न कुछ बुराई होती है। नेपोलियन बोनापार्ट का युद्धों के प्रति और द्वंद्वों के प्रति आवश्यकता से अधिक रुझान था। इसी कारण नेपोलियन कहा जाता है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने पूरे यूरोप को युद्धों में झोंक दिया था, ठीक।
और इसीलिए जब उसकी विरासत का विश्लेषण किया जाता है तो ये कहा जाता है कि एक बहुत अच्छा समाज सुधारक लेकिन एक विफलता नासा था। तो मैं इन शब्दों को मैं इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म करना चाहूँगा। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस इसके बाद दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप प्लीज़ उन क्वेश्चंस को लिखें और अपनी तैयारी का मूल्यांकन करें। कोई भी लड़का जो समर्पित भाव से तैयारी कर रहा है और रोज़ आंसर लिख रहा है, उसकी सफलता में कहीं कोई संदेह नहीं है। आज या कल वो जरूर टॉपर बनेगा, सेलेक्ट होगा। राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। लिखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।